जय हिंद साथियों। हिंदी साहित्य के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम आदिकाल के 230 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का पहला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन है 3 भाग, 2 भाग, 7 भाग या 4 भाग। तो इसका सही आंसर है 4 भाग। जो मिस्र बंधु विनोद है वह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। और मिस्र बंधु विनोद किन्होंने लिखा है? मिस्र बंधुओं ने। किन्होंने लिखा है? मिस्र बंधुओं ने लिखा है। और ये जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, इसका ये जो पहले 3 भाग है, प्रथम 3 भाग, पहले 3 भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए। कब? 1913 में। और जो चौथा भाग था, चौथा भाग वह 1934 में प्रकाशित हुआ, 1934 में। तो पहले 3 भाग 1913 में, 13 में, और चौथा 34 में। तो पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा 34 में प्रकाशित हुआ था। और मिस्र बंधु विनोद किन्होंने लिखा? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु विनोद में 3 भाई थे मिस्र बंधु, उन्होंने इसकी रचना की थी। 3 भाई थे, 3 मिस्र बंधु थे, उन्होंने लिखा था। वो कौन कौन थे? गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन 3 बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद की रचना की थी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन है गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा या आचार्य शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को, जो आरंभिक काल था, उसको ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। और राम कुमार वर्मा ने दिया था संधि चारण काल। संधि चारण काल, इन्होंने तो संधि चारण काल कहा था आरंभिक काल को। और जो चारण काल था वो चारण काल नाम ग्रियर्सन ने दिया था। और ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी या कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किन्होंने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और ये कब लिखा था? 1888 ईस्वी में। कब लिखा था? 1888 ईस्वी में। और कहीं और कहा जाता है कि सच्चे अर्थों में इतिहास का पहला ग्रंथ यही है। सच्चे अर्थों में जो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा वह यही द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? ऑप्शन है भोला शंकर व्यास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भोला शंकर व्यास ने जो हिंदी का जो आरंभिक रूप था उसको अवहट कहा। अवहट किन्होंने कहा? भोला शंकर व्यास ने। क्या? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा। अगला प्रश्न, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या बाबू गुलाब राय। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो समय था उसे आदिकाल कहा जाता है। और एक किसका? अपभ्रंश भाषा का ही बढ़ाव है। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है बच्चन सिंह, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है उसके लेखक है बच्चन सिंह। जबकि भागीरथ मिश्र ने तो क्या लिखा है? हिंदी का काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र किन्होंने लिखा है? भागीरथ मिश्र जी ने। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन है 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 850 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक और 760 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर है 760 से 1300 ईस्वी तक का जो समय है। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का समय माना है 760 से 1300 ईस्वी तक का समय। किन्होंने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर ने
हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड को, सरहपा को, स्वयंभू को या शालिभद्र सूरि को? तो इसका सही आंसर है पुष्य या पुंज या पुंड को। किन्होंने माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। जबकि सरहपा को कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी जो है वह सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू को कौन मानता है? तो स्वयंभू को मानते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं। और शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है। हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को कौन मानता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया, उसमें अपभ्रंश भाषा के कितने ग्रंथ शामिल किए थे? ऑप्शन है 4, 8, 9 या 12। तो आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, उसमें अपभ्रंश जो भाषा के जो 4 ग्रंथ शामिल किए थे। अपभ्रंश भाषा के कितने ग्रंथ थे? 4 ग्रंथ थे। बाकी 8 जो ग्रंथ थे वह देश भाषा काव्य के थे। किस भाषा के थे? देश भाषा काव्य के थे। जबकि 4 जो ग्रंथ थे वह अपभ्रंश भाषा के थे। और उन 4 ग्रंथों में कौन कौन शामिल है? विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 अपभ्रंश के काव्य थे। कीर्ति पताका जो नामकरण में, आदिकाल के नामकरण में आचार्य शुक्ल ने शामिल किए थे। अगला प्रश्न, सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम हैं? ऑप्शन है सबरपा, सरहपा, डोम्बिपा या लुईपा। तो इसका सही जवाब है सरहपा। इन्हें कोई सरोज, वज्र या राहुल भद्र भी कहा जाता है। और ये सिद्धों में सबसे बड़े हैं या सबसे प्रथम सिद्ध भी कौन है? सरहपा है। और इन्होंने की जो रचना है वो है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश भी किन्होंने लिखा है? सरहपा ने। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। अगला प्रश्न, विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग श्रृंगार वर्णन में। यह विचार किसका है? ऑप्शन है नामवर सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। तो उसका सही आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने कि संयोग श्रृंगार वर्णन में हुए हैं। यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की मुख्य विशेषताएं नहीं हैं। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधात्मक काव्य कहा जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रबंधात्मक काव्य कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो की भाषा बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य करती है। यह कथन भी सही है। और रासो में छंद संग्रहण काव्योचित नहीं है। यह कथन गलत है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4th ऑप्शन, जो कि पृथ्वीराज रासो की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन है सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग या सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो इसका सही आंसर है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री का संसर्ग। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह, नामवर सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो उसका सही आंसर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ लिखा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था।
गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या बाबू गुलाब राय? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद अगर कोई महान भारतवर्ष में हुआ है तो वह एक गोरखनाथ, ये अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ आसगु कवि द्वारा लिखित है? ऑप्शन है रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ रास, चंदन बाला रास या लघु नय चक्र? तो इसका सही जवाब है चंदन बाला रास। आसगु कवि द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? चंदन बाला रास जो है इन्होंने लिखा है, और ये कब लिखा था? 1200 ईस्वी में। कब? 1200 ईस्वी में लिखा था। और चंदन बाला रास जो है 35 छंदों की, कितने? 35 छंदों की एक लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य है क्या? लघु खंड काव्य है चंदन बाला रास। इसमें किस रस की? करुण रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? करुण रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न, महासुखवाद किस मत का विशिष्ट है? जैन मत का, सिद्ध मत का, बौद्ध धर्म का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सिद्ध मत का। महासुखवाद जो है वो सिद्ध मत का विशिष्ट है, सिद्ध मत की विशेषता है। अगला प्रश्न, अगर उनकी किनकी? जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेगी। जैन साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या श्याम सुंदर दास का? तो उसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वे कहते हैं कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से अगर हम जैन का जो विशेषण है वो हटा दें तो वह योगियों और तांत्रिकों की जो रचनाएं थी लगभग उन्हीं के समान लगेगी। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, दुब सहाय पयास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता कौन है? ऑप्शन है देवसेन, स्वयंभू, सरहपा या सबरपा? तो इसका सही आंसर है देवसेन। दव सहाय पयास नामक जो अपभ्रंश रचना है उसके रचयिता है देवसेन, जिन्होंने दव सहाय पयास नाम की जो अपभ्रंश रचना लिखी थी। और इसका एक अन्य नाम भी है, वह है वृहद नय चक्र। वृहद नय चक्र। नय चक्र किसका नाम है? दव सहाय पयास का। और बात करें तो यह जो ग्रंथ है वो पहले हिंदी भाषा में, हिंदी या अपभ्रंश में लिखा था, हिंदी या अपभ्रंश में लिखा था। बाद में यह अभी वर्तमान में किस भाषा में मिलता है? प्राकृत भाषा में मिलता है। और वर्तमान में यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में मिलता है। और बात करें देवसेन की तो इन्होंने ही श्रावकाचार ग्रंथ लिखा जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कब लिखा था? 933 ईस्वी में लिखा था। और इसमें किसका उन्होंने इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावक धर्म का प्रतिपादन भी इसमें किया गया है। और ये कितने छंदों की, कितने दोहों की रचना है? ये 250 दोहों की रचना है। 250 250 दोहों की रचना है श्रावका 4। और 933 उसमें लिखी किने? देवसेन ने। अगला प्रश्न, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल पंक्तियाँ किसकी है? डोम्बिपा की, सरहपा की, सबरपा की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सरहपा। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल पंक्तियाँ किनकी? ये सरहपा की पंक्तियाँ है। सरहपा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश। और सबरपा की चर्यापद। चर्यापद किन्होंने लिखे थे? सबरपा ने। चर्यापद क्या होते हैं? अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीतों को चर्यापद कहते हैं। किनमें? अनुष्ठानों में गाए जाने वाले गीतों को। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो उसका सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, सदा तरया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारों सदा न जीवे कोई पंक्तियाँ किस ग्रंथ की है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मी रासो या खुमान रासो? तो इसका सही आंसर है परमाल रासो। यह पंक्तियाँ परमाल रासो की है। और परमाल रासो को ही क्या कहा जाता है? आलाखंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलाखंड। और इसके रचयिता कौन है परमाल रासो के? जगनिक।
कौन है? जगनिक। और इसको प्रकाशन में लाने का श्रेय फर्रुखाबाद के कलेक्टर साहब थे चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट को जाता है। और कब प्रकाशित में हुआ था? 1865 में। चार्ल्स इलियट किन्होंने किया था? चार्ल्स इलियट। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या उदय नारायण तिवारी। तो इसका सही आंसर है उदय नारायण तिवारी, जिन्होंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा उदय नारायण तिवारी ने। जबकि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किन्होंने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तो लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और हिंदी भाषा का उद्गम और विकास लिखा उदय नारायण तिवारी ने। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न, पहेलियों, मुकरियों व सुकनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस साहित्यकार के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन है मतीराम, अमीर खुसरो, गालिब या राम सहाय। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो के संबंध में कहा है कि पहेलियाँ और मुकरियों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की। दरबार में रहते थे, फिर भी एक साधारण भाषा में उन्होंने हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की। ढोला मारूरा दोहा एक हैं, धार्मिक काव्य, राजनीतिक काव्य, प्रेम काव्य या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रेम काव्य। ढोला मारूरा दोहा प्रेम काव्य। क्या है? प्रेम काव्य। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने या रामकुमार वर्मा ने। तो इसका सही आंसर है रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। बोली के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र या डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। इसका सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत जो ग्रंथ है वो लिखा था 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में लिखा हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का प्रकाशन निम्न में से हैं? 1939, 1940, 1941 या 1942। इसका सही आंसर है 1940 ईस्वी, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था 1940 ईस्वी में। ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन हैं? नीलाभ, नीरजा माधव, वियोगी हरि या डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। तो इसका सही आंसर है वियोगी हरि, जिन्होंने ब्रज माधुरी सार ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है नीरजा माधव, सुमन राजे, बच्चन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आदिकाल को आधार काल नाम देने वाले कौन थे? सुमन राजे। इन्होंने आदिकाल को आधार काल का और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले कौन थे। आज का अगला और अंतिम प्रश्न, रेवंत गिरिराज के लेखक कौन हैं? विजयसेन सूरी, शालिभद्र सूरी, मुनि सुमति गणी या राजशेखर सूरी। इसका सही आंसर है विजयसेन सूरी, जिन्होंने रेवंत गिरिराज लिखी थी। कब? 1231 ईस्वी में। 1231 ईस्वी में किन्होंने लिखी? 1231 ईस्वी में लिखी विजयसेन सूरी ने रेवंत गिरिराज। इसमें जैन तीर्थंकरे रेवंत गिरी तथा तीर्थंकरे नेमिनाथ, उनकी प्रतिमा का जो महत्व का प्रतिपादन किया गया है ऐतिहासिक व पौराणिक आधार पर। और यह जो रेवंत गिरिराज है वह 4 कड़वकों में विभाजित है। कितने? 4 कड़वकों में विभक्त है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।